जो ईमेल जिसमें कि अस्सलाम वालेकुम अगेन एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा, आज की क्लास हम करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। और जो आपके प्रीवियस आप लोगों ने पेपर्स दिए हैं, आपका जो फर्स्ट मॉक था वो मैंने चेक कर लिया है। अदर देन द वंस हु ईमेल्ड मी देयर टेस्ट, वो भी तकरीबन 10 के करीब हैं लोग। उनके अभी क्लास के बाद हो जाएंगे। दे वर लाइक 50 प्लस टेस्ट क्योंकि मैंने चेक किए हैं इन 2 डेज। अच्छा, अब वो टेस्ट आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दूंगा सबको, जिसका कोई भी इश्यू है, कंफ्यूजन होगी या कोई चीज़ जो रिमार्क्स की हैं वो समझ नहीं आ रही, या अगर कोई फर्दर उसमें एलेबोरेशन की ज़रूरत है तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज ये लेक्चर का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ अच्छे जो पेपर हैं वो होते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक ये पेपर दिखाता हूँ। आप सब ने अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप सबके जो नॉलेज से गुजरे हैं, आपने टेस्ट में देखा है, आपने गो थ्रू की हुई हैं ये चीजें। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट स्टेट्स सिंपली दैट critical analyzed the election of 1937 and the suffering and grievances of the Muslims under the Congress rule in the province. How much did it help in popularizing the idea of a separate Muslim state in India? So this was the question. अब अगर इस क्वेश्चन के ऊपर देखें आप, तो यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने लिखी, जो कि आपने लिखनी होंगी। अब इसके कुछ पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो जो सबसे पहला तरीका है, आपने क्या करना होगा। अब हम इस पेपर को साइड बाय साइड देखेंगे। ओके, इस पेपर को मैं अपलोड कर देता हूँ इस पे, और फिर हम इसमें से डिस्कस करेंगे चीजें। जी, शेयर कर दिया स्क्रीन शेयर। जस्ट अ सेकंड, इट्स अपलोडिंग। टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, सबसे पहला जो स्टार्ट करते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को, तो स्टार्ट करने में आपको, अगर पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है और स्पेशली दैट इज लिंक्ड विद सम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिस तरह अब डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन की बात कर लें, या अगर 18th अमेंडमेंट की कोई बात आ जाती है फॉर एग्जांपल, या बात आ जाती है फॉरेन पॉलिसी की या पाकिस्तान की किसी कंट्री के साथ रिलेशन की, तो यू शुड हैव अ कोटेशन फॉर ऑल दीज टॉपिक्स, ठीक है। अब उसकी कोटेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इसमें आपको नजर आ रहा है। Loaded? Wait a second. अब आपको इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि द फर्स्ट थिंग विच इज डन हियर इज बेसिकली द स्टार्ट फ्रॉम कोटेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो स्टार्ट लेना है, हाउ यू आर गोइंग टू टेक द स्टार्ट। अब आपका जो सबसे पहली चीज मैटर करती है आंसर लिखने में, द वे यू स्टार्ट योर क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द आंसर। अब देयर आर मल्टीपल वेज कि आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, या जिसके अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसके ऊपर ट्राई करें कि आप स्टार्ट करें। किससे स्टार्ट करें? फ्रॉम अ रेलिवेंट कोड। अब जैसे इस पेपर के अंदर आप देखें, यू कैन सी के इसमें लियाकत अली खान का एड्रेस है टू मुस्लिम लीग इन 1939, and it is being stated there that the Congress ministries have unleashed a reign of terror against Muslims, denying them their fair treatment and basic rights. The grievances has been marked by criminal basis and high-handedness. अच्छा, अब इसमें यहाँ पे उन्होंने कोटेशन लिख दी, बट एज दिस इज हिस्टोरिकल टॉपिक, ठीक है, तो इफ यू कैन मेंशन द सोर्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव read the book Trek to Pakistan and you have seen this quotation in Trek to Pakistan, so you can mention this book here, ठीक है, Trek to Pakistan as well। तो यहाँ पे एक एडिशनल चीज इसमें की जा सकती है। तो पहली चीज जो मैंने आप सबको बताई है पेपर प्रेजेंटेशन में, कि आपने क्वेश्चन का जो स्टार्ट लेना है वो कहाँ से करना है। किसी अगर हिस्ट्री से रिलेटेड है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ रहा है, तो यू नीड टू स्टार्ट विद द रेलिवेंट कोड।
Now the student will ask, what if we don't remember a quote? That's fine. If you do not remember a quote, then it is advisable कि आप उसको जो है वो बजाय इसके कि अपनी तरफ से कोई कोटेशन ऐसी लिखें, प्रपोर्ट करें, फैब्रिकेट करें, आप कोटेशन से स्टार्ट ना करें। लेकिन अगर आपको कोटेशन आती है तो उससे स्टार्ट कर लें, लेकिन अगर नहीं आती तो उसको स्किप स्किप करें, बजाय इसके कि आप कोई गलत कोटेशन ऐड करें। उसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें आपने ये भी देखना होता है कि उसके पार्ट कितने, लाइक बिफोर वी टेक द स्टार्ट वी नीड टू नो दैट व्हाट टू राइट, ठीक है। तो दो चीजें आपने पेपर आंसर से पहले करनी है। आपने सबसे पहले उसका सिंथेसिस करना है, या उसको आप कहेंगे कि डी कोड करना है। डी कोड करना है हमने क्वेश्चन को। So this is the very first thing which you have to do. When you read the question, you need to see how many parts does this question have, ठीक है? How many parts does this question has? अब इस क्वेश्चन में अगर दोबारा हम स्क्रीन शेयर में आपके साथ चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उसमें अपलोड नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें कितने पार्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे इसने पूछा हुआ है कि क्रिटिकली एनालाइज द इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड द सफरिंग ऑफ मुस्लिम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब इस फर्स्ट पार्ट के अंदर भी दो पोर्शन हैं कि एनालाइज करें इलेक्शंस ऑफ 1937 को और उसके बाद बनने वाली जो मिनिस्ट्रीज थी कांग्रेस रूल की, उसके अंदर मुसलमानों के ग्रीवेंसेस को। फिर सेकंड में उसने पूछा हुआ है हाउ मच डिड इट हेल्प इन पॉपुलराइजिंग द आइडिया ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। अब ये दूसरा पोर्शन है। अब अगर हम इसके क्वेश्चन में आते हैं तो हमने देखा इसके टू पार्ट थे। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, तो यू नीड टू गिव इक्वल वेटेज टू ऑल पोर्शन, ठीक है। इक्वल इसमें वेटेज देनी है आपने। अब जब सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, आपने कोटेशन से स्टार्ट कर लिया, दैट इज फर्स्ट थिंग। अब उसके बाद जो इसका इंट्रोडक्शन होगा, उसका इंट्रोडक्शन में जो आपने लिखना है दैट ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम चेकिंग योर आंसर, तो डेफिनेटली व्हाट आई वांट टू सी is your writing expression, because I am also a student of history and I want to know that how you have actually written the answer. अब इसमें सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन रीड करें, द इलेक्शन 1937 एंड द सब्सिक्वेंट कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस played a critical role in shaping the political landscape of British India and significantly influenced the rise of demand for a separate Muslim state. So this quotation, this introduction is basically relevant to your answer, to your question. अब कई स्टूडेंट जो हैं वो इसमें क्या करेंगे, वो इसमें बेसिकली जब आपने स्टार्ट कर दिया, आपने यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन की हेडिंग के बाद आपने कोटेशन लिख दिया, और उसके बाद जब यहाँ पे कोट आ गया कोई भी, उसके बाद हम नीचे जाएंगे और उसके बाद आपने बिल्कुल टू द पॉइंट इसके अंदर रहना है, ठीक है। यानी अब इंट्रोडक्शन लिखने का स्टाइल मैं आपको बता दूं कि कैसे हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। सबसे पहले आपने जो रफ वर्क पे आपने डी कोड किया, आपने देखा इसके दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो आपने उस दो पार्ट्स को आपने डिवाइड कर दिया, आपने इसकी एक रफ आउटलाइन अपने माइंड में बना ली, या बैक साइड पे पेपर के बना ली। अब रफ आउटलाइन क्या बनाई कि उसके अंदर मुस्लिम जो थे वो AIMI, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसकी डिफीट होती है, ठीक है। कांग्रेस जो है वो विक्ट्री लेके जाती है, कितने सूबों में, 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, ठीक है। उसके बाद उसका जो है दूसरा हेडिंग आप लिखेंगे कि मुसलमानों के ग्रीवेंसेस थे या एट्रोसिटीज थी जो उन्होंने कमिट की थी, जिसके अंदर दो तीन के नाम आ जाएंगे, ठीक है। आप इसमें सिंपल रैंडम अपने माइंड में लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि पॉपुलराइजिंग द आइडिया, कितना उसने पॉपुलराइज किया। तो आपने इन्हीं चीजों को आपने बेसिकली इनकॉर्पोरेट कर देना है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। अब फॉर एग्जांपल योर इंट्रोडक्शन कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है पेपर के अंदर, कि इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड द सब्सिक्वेंट मिनिस्ट्रीज formed as a result of these elections actually galvanized the idea of separate homeland in British India. It opened the eyes of Muslims under the atrocious rule of Congress. The heinous steps taken by the Congress rule, for example, the ban on Azan, introduction of different educational activities which did not align with the teaching of Islamic ideology, sparked a momentum, sparked a basically आप उसको कह सकते हैं कि ignited a new sense of
सेपरेट होमलैंड इन मुस्लिम्स, मतलब इस तरह की चीजें जो कि इस पूरे इंट्रोडक्शन के जो आपने लिखा हुआ है उसके अंदर उसको लिंक कर दे, आपकी आउटलाइन को इंट्रोडक्शन के अंदर लिंक कर दे, दैट्स फाइन। अब ये चीज आपने लिखनी है। अभी इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब दोबारा मैं इंट्रोडक्शन को अगर समराइज कर दूं तो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। इट शुड डिस्कस ऑल द dimensions asked in the question, ठीक है। एंड एक और चीज होनी चाहिए, इट शुड बी फ्री ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, व्हाट डज इट मीन? अब आपने फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, इसी में पैराग्राफ में आपको बता देता हूँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे लिखा कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस, प्लेड की जगह अगर कोई लिख दे कि प्लेज फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज अ वेरी सीरियस मिस्टेक। यहाँ पे ये आपकी जो मिस्टेक करेंगे तो ये एक सीरियस मिस्टेक कंसीडर की जाएगी, आपकी ग्रामेटिकल इश्यूज होंगे आपके राइटिंग के अंदर। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट, एक परसेप्शन आपकी डिस्प्ले करेगा टू द एग्जामिनर। इसी तरह की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी आपकी वो ना की जाए कंसीडर, लेकिन जो इस तरह की ग्रामेटिकल ब्लंडर्स करेंगे तो दे विल डेफिनेटली प्ले एन इम्पैक्ट ऑन योर, दे डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर आंसर एंड ऑन एग्जामिनर। तो ये चीजें आपकी इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए, मैंने आपको बता दी इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन के पॉइंट कैसे होने। अब उसके बाद आ जाए, आगे चीज आ जाती है। अब इसमें इन्होंने लिखा बैकग्राउंड ऑफ इलेक्शंस ऑफ 1937। या अब यहाँ पे बैकग्राउंड आपने लिख दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बर्ड आई व्यू ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड द परफॉर्मेंस ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, ठीक है। यहाँ पोजीशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, तो वो चीजें इसके अंदर आ जाएंगी सेकंड हेडिंग में, क्योंकि उसने क्रिटिकल एनालिसिस पूछा था इलेक्शंस पे भी। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ मिनिस्ट्रीज का बताएं, उसने इलेक्शंस का भी कहा है। तो कई स्टूडेंट्स ने इलेक्शंस वाला स्किप कर दिया और डायरेक्टली चले गए कि ग्रीवेंसीज कौन से थे मुस्लिम्स के, एट्रोसिटीज कौन से कमिट हुए मुस्लिम्स पे। तो कई स्टूडेंट्स ने उन चीजों को मेंशन किया, लेकिन इसके अंदर दोनों चीजें पूछी गई हैं कि इलेक्शन का भी बताना है आपने, फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि उसके बाद कांग्रेस रूल के अंदर क्या हुआ। तो इलेक्शंस का बताने के लिए आप सेकंड हेडिंग उसमें लिखेंगे और उसके बाद आप उसमें जो है वो आगे सब पॉइंट्स अपने ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज है कि इंट्रोडक्शन के बाद आपने जो नेक्स्ट हेडिंग देनी है वो कैसे देनी है आपने। अब जो नेक्स्ट हेडिंग थी, इसमें कई स्टूडेंट्स ने लिखा, कई स्टूडेंट्स ने इस हेडिंग में जो यहाँ पे बताऊं, उन्होंने सिंपल लिख दिया खाली के जी बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड किस चीज का, मतलब आपने एग्जामिनर को बार बार याद दिलवाना है अपनी हेडिंग्स के थ्रू कि भाई आप आंसर जो है वो क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी अगर हम लिख दूंगा, हम लिखते हैं खाली बैकग्राउंड, तो इसका क्या मतलब है? आप लोग अगर बताएं, यहाँ पे मैं खाली आंसर में यहाँ पे लिखना शुरू करूं और मैं यहाँ पे लिख दूं बैकग्राउंड, अगर जरूरत हो भी या ना भी हो आप एम ए बैकग्राउंड लिख दें तो फायदा नहीं है। बैकग्राउंड होता है किसी भी चीज का, और इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली हमें बैकग्राउंड देने की जरूरत थी 1937 इलेक्शन के, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था। लेकिन कई जगह पे उसने बैकग्राउंड नहीं पूछा हुआ, और उसमें अगर जहाँ पे नहीं पूछा हुआ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर बैकग्राउंड लिख रहे हैं तो वो पूरा उसको लिंक करें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ, जो स्टेटमेंट के अंदर पूछा हुआ है। सिंपल वन वर्ड आपकी हेडिंग जो है वो मोस्टली नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट लिंक विद द क्वेश्चन। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो हेडिंग्स होंगी, ऑलवेज रिमेंबर कि योर हेडिंग शुड बी रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट, ठीक है। ऑलवेज योर मेन हेडर्स, रिमेंबर आपके जो मेन हेडर्स हैं, दे शुड इंक्लूड की वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द स्टेटमेंट। जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसकी स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें हैं उसको आपने कीवर्ड्स को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं और फिर उसके बाद दोबारा मैं एंड पे आपको बताता हूँ बाकी चीजें। अब इस क्वेश्चन में आ जाए, बैकग्राउंड हमने दे दिया, अब इन्होंने क्या चीज नहीं लिखी, इन्होंने एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो क्यों फेल हुई।
क्योंकि आपने ये भी एक चीज लिख लेते अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं इलेक्शन का। ठीक है। फिर गुड थिंग आप बना सकते हैं। उस अगर कोटेशन आ जाती है आपको याद है, दैट्स फाइन। जी, आवाज आ रही है आप सबको? हेलो। ओके। अच्छा, अब एक चीज मैंने मेंशन की कि इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आपने कोटेशन याद है, आपने लिखी तो ठीक है। उसके बाद आपके पास अब मेन हेडर्स की बारी आती है। अब आपके जो आर्गुमेंट्स हैं, आर्गुमेंट्स या इसको कहते हैं हेडिंग। हेडिंग्स बेसिकली क्या शो कर रही होती हैं? आपके आर्गुमेंट्स की शो कर रही है ना। अब आपके आर्गुमेंट्स और हेडिंग्स के अंदर कॉन्क्रीट चीजें होनी चाहिए। अब कॉन्क्रीट सब्सटेंस होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन बाय कॉन्क्रीट सब्सटेंस? अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ, उससे आपको नजर आएगा। अब दो पैराग्राफ आप रीड करें। एक पैराग्राफ आप इन्होंने जो लिखा वो रीड करें कि कांग्रेस conspiracies against all India Muslim League. Congress started its efforts to destroy all India Muslim League in the subcontinent, refused to form coalition government with Muslim League in provinces where Congress had a majority. Congress played a major role in the fall of Sir Sadullah government in Assam. Khalid bin Said mentioned about the remarks of Sir Harry Haig, governor of UP, that the enthusiasm of the masses of Congress Raj melted imperceptibly into the idea of Hindu Raj, which were certainly prevalent throughout the province. अब इसके अंदर उन्होंने मेंशन किया कि जी, ये एक कॉन्क्रीट फैक्ट बताया कि भाई ये असम के जो रूल वहां पे मुस्लिम लीग ने बनाया, उसके अंदर कांग्रेस ने एक रोल प्ले किया उसको खत्म करने का। और उसके साथ इन्होंने दूसरा यहाँ पे एक फैक्ट दिया, सब्सटेंस ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन। ठीक है। अब इसका दूसरा रुख क्या हो सकता है? दूसरा रुख ये हो सकता है कि आप इस पैराग्राफ के नीचे लाइनें जेनेरिक ऐड करें। क्या जेनेरिक लाइनें ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ने ऐड की भी हुई हैं, और वो स्टूडेंट जाहिर बात है आप में से भी कुछ होंगे। अब उन्होंने क्या ऐड की कि कांग्रेस प्लेड इट्स नेफेरियस रोल टू काउंटर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रोग्रेस इन सब कॉन्टिनेंट. Congress started to malign and portray the negative image of Muslim League in the masses, and wanted to destroy Muslim League. अब ये तीन यहाँ पे जो मैंने बोला है अभी, अगर आप इसको लिखेंगे ये तो तीन चार आपके जो लाइंस हैं ये इसके अंदर कवर कर लेगी। अब कई स्टूडेंट्स ने इस तरह के पैराग्राफ लिखे हुए हैं। तो एक इस तरह का पैराग्राफ जो अभी मैंने बोला है, और एक जो पैराग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? द डिफरेंस इज ऑफ सब्सटेंस। तो आपने अगर पैराग्राफ के अंदर आपके सब्सटेंस है, आपको पता है कि कोई चीजें हम इसके अंदर लिख सकते हैं, तो आप पैराग्राफ लिखें उसके ऊपर, उस पॉइंट पे। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर इतना सब्सटेंस नहीं है, चलें तीन चार पैराग्राफ या 30-40% पैराग्राफ ओवरऑल चल जाएंगे ऐसे आपके क्वेश्चन के अंदर। लेकिन हर पैराग्राफ के अंदर जेनेरिक चीजें लिखना, इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग। ठीक है, इन द पेपर। एग्जामिनर ने दो पैराग्राफ पढ़ेगा, तीन पढ़ेगा, वो उससे तो पता लग जाएगा इसका तो आता ही कुछ नहीं है, इसने सिर्फ पेपर की लेंथ को फुल करने के लिए उसने जेनेरिक फिलिंग किया। ठीक है, तो आपने अपने पैराग्राफ के अंदर कॉन्क्रीट सब्सटेंस देना है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड करनी है, और फैक्चुअल आर्गुमेंटेशन करनी है। ठीक है, फैक्चुअल आर्गुमेंट्स देने हैं, यानी खाली आर्गुमेंट्स नहीं देने के जो जेनेरिक हो, नॉट जेनेरिक इन नेचर बट बेस्ड ऑन सम फैक्ट, ऑन सम नरेशन। किसी को कोट करें, या आपको इसके अंदर स्टैट लिखें, या कोई भी एक फैक्चुअल आर्गुमेंट करें जो फैक्ट बेस पे हो। ठीक है, जेनेरिक बेस पे ना हो। जैसे आज मैं कहूँ कि इट इज वेरी हॉट टुडे, बट अदर जेनेरिक जो ये इट इज वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट, इट इज वेरी हॉट टुडे। दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि द टेम्परेचर टुडे स्टैंड्स एट नियरली 48 डिग्रीज, एंड इट इज record breaking temperature and has caused a great deal of suffering to the people under the sky. तो here in the second paragraph जो मैंने मेंशन किया, अभी बोला आपके सामने, उसके अंदर मैंने कुछ फैक्ट मेंशन किया। ठीक है, कुछ फैक्चुअल आर्गुमेंट किया जिसकी वजह से मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ। तो आपने ये फैक्चुअल आर्गुमेंटेशन करनी है। ठीक है, समझ आ गई इन चीजों की? ये बहुत ज्यादा मिस्टेक्स मैंने नोट की हैं आपके पेपर्स के अंदर।
आपके पैराग्राफ के अंदर, और मैंने कईयों में फिर एट द एंड व्हेन आई वाज फेड अप आई क्लोज होल पैराग्राफ, लेकिन वो काफी कम स्टूडेंट्स ने किए। अब इसके अंदर आप देखें सारे पैराग्राफ में आर्गुमेंटेशन है, इट इज एन एक्सीलेंट आंसर ओवरऑल। इसके अंदर जो आप अब इसके अंदर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन का साथ साथ इसी क्वेश्चन को देख के। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि आपके पास हेडिंग्स किस तरह लिखनी है, सब हेडिंग्स किस तरह लिखनी है, डिफरेंशिएट किस तरह करना। अब स्टूडेंट्स ने कई हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को डिफरेंशिएट भी नहीं किया हुआ। अब फॉर एग्जांपल दोबारा पेपर के अंदर आते हैं इसमें। अब दिस इज द थ्री, थ्री स्टैंड फॉर दैट, दिस इज द थर्ड मेन हेडिंग। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसके बाद इस तरह के ए बी सी या 1 2 3 रोमन्स में आपने सब हेडिंग दी है। तो सब हेडिंग शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द मेन हेडिंग, ठीक है। और इसमें एक और चीज कर सकते हैं, हाउ यू वांट टू डिफरेंशिएट, बाय यूजिंग अंडरलाइन एज वेल। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो मेन हेडिंग्स हैं, आप अगर इसमें देखें, मेन हेडिंग्स जो है वो अंडरलाइन है, तो यू हैव टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग। अब इसमें कई स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन अच्छी भी है, जिनकी अच्छी है दैट्स फाइन, लेकिन जिन पे कुछ मैंने कमेंट्स किए हैं कि प्रेजेंटेशन को बेहतर करें, तो आप मेन हेडिंग को अंडरलाइन करें, उसके बाद उसको नंबर दें, फॉर एग्जांपल दिस इज 1। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट हेडिंग है, तो अगर ये बिल्कुल लाइन के साथ से स्टार्ट हो रही है, द नेक्स्ट सब हेडिंग वुड स्टार्ट बाय गिविंग सम इंडेंट। तो आप मतलब ये एरो ना लगाएं, जस्ट गिव सम इंडेंट हेयर एंड राइट सम सब पॉइंट, ठीक है। उसमें अब सब पॉइंट आप डिफरेंट मार्कर यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसमें 605 का मार्कर यूज किया है, कटनी वाला मार्कर होता है 605, थोड़ा मोटा लिखता है, तो आप सब हेडिंग में 604 का मार्कर यूज कर सकते हैं, या सिंपल मार्कर यूज कर सकते हैं इसको ऐड करने के लिए, ठीक है। आप डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं, बट आई हैव ट्राइड इट। और ब्लैक कलर इतना जो एसपीएससी का पेपर है उसके अंदर प्रोमिनेंट नहीं होता, उभरता नहीं है जितना ब्लू कलर उभरता है। तो आप इसको डिफरेंट कलर में या डिफरेंट उनके जो टेक्सचर है, जैसे 605 604, उनसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज द मेन हेडिंग, देन सब हेडिंग। और अगर उसके बाद कोई इसकी फर्दर सब हेडिंग आती है, जैसे पॉइंट 1 आ गया, तो इसमें आप पॉइंटर यूज कर सकते हैं, ताकि इससे आपका एक जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, जो स्टैटिक सेंस है आपके पेपर की, वो इम्प्रूव हो। अब इसमें why it is important now, अब the thing is कि why differentiating your heading from the sub heading is important, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि ये हम किस हेडर का यानी किस पोर्शन का भी आंसर चल रहा है, ताकि वो अगर उसने मेन हेडिंग पढ़नी है और देखना चाह रहा है कि आपके सब हेडिंग रेलिवेंट है, या वो अगर भूल जाता है बीच में क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, तो आपका हेडिंग उसको बताए। और ये चीजें आपको जो है फर्दर पेपर के अंदर उसको सेग्रीगेट करने में आंसर इसके लिए हेल्पफुल होती है। तो दो दो चीजें मैं साथ साथ बताई जा रहा हूँ, पेपर प्रेजेंटेशन का भी बता रहा हूँ, और उसमें मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपने पैराग्राफ किस तरह डेवलप करने हैं और उसके अंदर आंसर किस तरह का लिखना है। अब इसके बाद ये ओवरऑल अगर आप पेपर डेवलप देखें तो इट इज अ गुड आंसर, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। एंड देन द होल क्वेश्चन इज आंसर, एंड एट द एंड यू कैन सिंपली राइट द कंक्लूजन। there is no need to write separately critical analysis and conclusion, because both are the same thing in my point of view. So you don't have enough time कि आप दो पैराग्राफ लिखेंगे, your whole answer itself is a critical analysis, ठीक है। just write the conclusion and that's all, so that should you and the answer। अब ये इस तरह हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मैं आपको एक और जो है वो दिखाता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, जिसको मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं, फॉर एग्जांपल दिस इज द क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया, उन्होंने काफी इरेलीवेंट चीजें लिखी। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वाला, वेरी मच क्लियर। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आई हो, सारा कुछ पेपर में स्लाइड्स में गिवन है, आपने उसको एज इट इज लिख देना था हेडिंग्स के साथ। अब दूसरा क्वेश्चन ने एक दिया था मैंने आपको को फाउंडेशन ऑफ इकबाल कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। यानी आप बताएं कि क्या है फाउंडेशन अल्लामा इकबाल के कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म की।
अब ये वही है कि जो अल्लामा इकबाल का बेसिकली टू नेशन थ्योरी का जो आइडिया है उसके बारे में ब्रीफ करें, इन अदर वर्ड। अब अगर इसके अंदर इन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, अब इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे इन्होंने एक तरह का बॉक्स बना दिया और उसके ऊपर ये चीजें लिख दी। तो आई प्रेफर के दिस इज बेसिकली अ हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन। अगर ये हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है तो अवॉइड दीज काइंड ऑफ बॉक्सेस एंड ब्लॉक्स, बिकॉज हिस्ट्री के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं हिस्ट्री के, या जो टीचर्स होते हैं हिस्ट्री के, दे लाइक समथिंग मोर क्लासिकल देन मॉडर्न, लाइक दीज काइंड ऑफ ब्लॉग्स, चार्ट वगैरह, वो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस के अंदर अच्छे लगते हैं, बट नॉट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब इसके अंदर यू कैन सी के द इंट्रोडक्शन, देयर इज नो लाइन gap between the question and the answer. Ideally, you should leave one line below the question and one line before the start of paragraph, or at least one line below the main heading or main question. अब Allama Iqbal concept of Muslim separatism in Indo-Pak subcontinent has been topic of debate. Now, I have serious doubts on the gravity of students has been a topic of debate among historians and scholars. ठीक है। Iqbal, a philosopher poet, play play. What does it mean? Played a significant role in Pakistan movement. So ये आप अब इसका इंट्रोडक्शन आप कंपेयर करेंगे दूसरे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन से जो मैंने अभी आपको दिखाया है, तो यू विल सी अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन दीज ओपिनियंस, एंड इट शोज के आपका जो परसेप्शन है, जो आपका इंट्रोडक्शन है, वो मैटर करता है। अब इसी क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ पे इकबाल का भी लिखा हुआ है। नाउ दिस इज द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय अनदर स्टूडेंट, और मैं इन दो स्टूडेंट्स के नाम से हो रहे हैं, बट आई डोंट नो दिस टू, और मेरा इनसे कोई पर्सनल ऐसा कोई नहीं है, जिसको कहते हैं ना, मैं डेटा का एक क्रिटिसाइज करूंगा दूसरे को, कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, बट जस्ट आई वॉज चेकिंग दीज पेपर्स, और अभी इस वजह से क्लास से पहले ये पेपर्स मेरे सामने थे, इस वजह से मैंने इनको ओपन किया। नाउ इफ यू कंपेयर दीज टू क्वेश्चन, the answers of these two students, so you will see a difference. The difference again started by a quotation, ठीक है? If you don't remember a quotation, fine. But if you do, then you need to add it. अब अगर आप यहाँ देख, is my voice clear? आवाज क्लियर है मेरी? ओके। अब अगर इसके अंदर देखते हैं आप, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इलामा इकबाल, इलामा मोहम्मद इकबाल concept of Muslim separatism in the in the Indo-Pak subcontinent is a multifaceted and deeply philosophical stance that evolved over time, rooted in both his scholarly work and his political involvement. At initial stages, Dr. Iqbal stood for composite Indian nationalism. His poetry before 1906 contained verses like Tarana-e-Hind. The change in his thinking came later on through reflection and through a deep study of Islamic history. Dr. Iqbal, through his poetic vision and political insight, as reflected in his writing, made clear that a united survival of Hindus and Muslims was impossible. So now this is basically a critique, a critical analysis on the thoughts of Allama Iqbal. So, in my point of view, this is again uh, uh, an an extension, एंड एक्स्ट्रा डिटेल इसके अंदर ऐड की गई हैं। इसको आप थोड़ा सा ब्रीफ भी कर सकते थे, और इसमें कर सकते थे बिफोर 1906 लायन इकबाल supported the unified India and separation, just a separation, independence from British, but series of events. You could mention the series of events that changed the perception of Iqbal, and then he presented his thoughts in 1930 Allahabad Address. ठीक है? तो ये चीज आप इसके इंट्रोडक्शन में फर्दर ऐड कर सकते थे, तो इसमें भी बेहतरी की गुंजाइश है, बट दिस इंट्रोडक्शन विच इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू इज मच बेटर देन द इंट्रोडक्शन जो कि मैं आपको इसके साथ वाले क्वेश्चन में शो कर रहा था। तो आप इसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाए दोबारा। अब इसमें आप देखेंगे कि the perception matters. So initially, when you see these two different questions,
ऑल्थो इस स्टूडेंट की भी राइटिंग अच्छी है, स्टूडेंट की भी राइटिंग अच्छी है। गिवन सम स्पेस बिफोर द इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन भी काफी बड़ा लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग है, अभी इंट्रोडक्शन कैप्स में लिख दिया, उसके बाद मेन हेडर जो है वो कैप्स और उसका मिक्स कर दिया। तो व्हाई इज इट सो? दिस इज स्टार डिफरेंस। अब अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो अ कॉमन पैटर्न इज गोइंग ऑन इंट्रोडक्शन एंड देन देयर इज अ लाइक मेस नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर मैसी नहीं है, ठीक है। चीजें जो है फिट इन की गई हैं और इसके अंदर जो है वो स्पेस एक बेहतर स्पेस है। अब उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट आना चाहिए था। फोर फाउंडेशंस ऑफ इकबाल कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म। अब ये हेडिंग जो है काफी लेंथी नजर आई है मुझे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट फॉर फाउंडेशंस ऑफ इकबाल कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म। यह सिंपल आप लिखते हैं कि द बैकग्राउंड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इकबाल सेपरेटिज्म, ठीक है। उसमें बैकग्राउंड बताने की कोशिश करेंगे। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे आ गया, फिर फिलोसफिकल अंडरपाइनिंग इन्होंने बताया, फिर इकबाल कॉन्सेप्ट को खुद ही बताया, ठीक है। फिर लेगेसी ऑफ इकबाल वर्क बताया, फिर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बताया, फिर इकबाल विजन अबाउट पॉलिटिक्स एंड नेशनलिज्म, फिर मुस्लिम यूनिटी एंड फोकस ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये जो चीजें थी, नाउ आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह आपके क्वेश्चन के साथ लिंक कर रहे हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या किया था कि फाउंडेशन बतानी है इकबाल के कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म की, लेकिन जो चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं वो उस टू नेशन थ्योरी जो बेसिकली पूछी गई है उसके साथ लिंक नहीं करती। तो इट मीन्स द आंसर इज नॉट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन आस्क्ड। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्रिटिकल एनालिसिस किया है फाउंडेशन ऑफ इकबाल कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म। तो क्या था, उनकी फाउंडेशन पूछी गई है कि उन्होंने किस तरह मुस्लिम सेपरेटिज्म को उन्होंने बताया। पहले उन्होंने फिलोसफिकल एंड रिलीजियस अंडरपाइनिंग्स बताया कि इस्लाम रिवाइवलिज्म इकबाल विजन इस्लाम, जैसे मैंने आपको बताया था, बुक का मेंशन भी किया था इस लेक्चर में कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। इकबाल बताते हैं कि जी मुसलमान किस तरह डिफरेंट हैं किससे भला, हिंदू से, और किस तरह वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो ये चीजें हमने वो हेडिंग के साथ बतानी थी। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा एंड इस्लामिक आइडेंटिटी एंड रेलिवेंसी इन सब कॉन्टिनेंट वो बताना था। फिर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी आप स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट बता दें या फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट बता दें, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बता दें, फिर आप उसका कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट बता दें उनके मुस्लिम नेशनलिज्म का। तो रिमेंबर ऑलवेज योर हेडिंग शुड बी लिंक्ड विद द क्वेश्चन। अब इस हेडिंग में आप अगर देखते जाएं, इस क्वेश्चन की आंसर की हेडिंग देखें और दूसरा जो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी हेडिंग देखें, तो हेडिंग्स पढ़ के, क्योंकि आंसर अगर एग्जामिनर ने चेक करना है तो सबसे पहली जो चीज है वो देखेगा कि हेडिंग से मुझे कुछ समझ आ रही है, कोई पल्ले पड़ रहा है मेरे। अगर उसके पढ़ रहा है तो वो आगे रीड करे, अगर उसका दे देता है पैराग्राफ, अदरवाइज वो रीड नहीं करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने जो आंसर लिखना है उसके जो हेडर्स हैं दे शुड ऑलवेज रिलेट विद योर क्वेश्चन। तो ये चीजें इसमें यहाँ पे मेंशन की गई हैं और इसका आंसर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप फर्दर इसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स ऐड किए हैं, दैट्स फाइन। अब यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं आप सबको कि किस तरह आपने पेपर को ऐड करना है और उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह बेहतर हो सकती है। अब हमने दो क्वेश्चन जो आपके साथ साथ क्वेश्चन में टेस्ट में पूछे हुए थे, दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या था? चार क्वेश्चन बेसिकली दिए थे, एक ही चॉइस थी आपके पास। थर्ड क्वेश्चन था कि राइट अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द क्रिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ कायदे आजम, द लीडर ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग इन द क्राइसिस रिडन डेकेड ऑफ 1937 टू 47। अब इस क्वेश्चन के कितने पार्ट बनते हैं जो मैंने चीजें बताई। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, हमेशा क्वेश्चन को देख के उसको करेंगे डी कोड, यानी उसको समझेंगे कि भाई पूछा क्या हुआ है, की वर्ड क्या है, उसको अंडरलाइन करेंगे और फिर उसके बाद अपना आंसर लिखने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आप इसमें देखते हैं, इसमें पूछा हुआ है राइट अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द क्रिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ कायदे आजम। इन्होंने पूछा है कि आप लीडरशिप के बारे में बताएं, एनालिसिस करें कायदे आजम की लीडरशिप के बारे में। कब का एनालिसिस? द स्टेटमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन
ड्यूरिंग दिस क्राइसिस रीडन डेकेड। तो इट मीन्स के जो क्वालिटीज आपको मैंने लेक्चर में बताई थी कायदे आजम की, उन क्वालिटीज को आपने लिंक करना है क्राइसिस के साथ। कौन से क्राइसिस के साथ? जो कि 1937 से 47 में हुआ। अब सबसे पहले आप इसकी अगर आउटलाइन बनाएं तो आप देखेंगे कि कौन से क्राइसिस होते हैं और कायदे आजम ने उसको कैसे डील किया है। हर क्राइसिस में से कायदे आजम की कोई एक एट्रीब्यूशन को, एक करेक्टरिस्टिक को लिंक करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल 1937 के अंदर जो क्राइसिस था वो क्या था? वो था एट्रोसिटीज ऑफ 1937 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड द रिवाइवल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बाय कायदे आजम। उसके अंदर हेडिंग के अंदर बता देंगे, पैराग्राफ लिखेंगे कि भाई डे ऑफ डिलीवरेंस करते हैं कायदे आजम। कायदे आजम बताते हैं कि भाई देखें, आपके लिए दो नेशन होनी चाहिए और एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। आप देख लें, जब आपके ऊपर कांग्रेस रूल करेगी तो क्या होता है। लाइक द वे द क्राइसिस, यू हैव टू पिक वन क्राइसिस एंड देन यू नीड टू लिंक इट विद द क्वालिटीज ऑफ कायदे आजम। so this is how you can answer this question easily. अंडरस्टैंड? अब इसमें आंसर देख लेते हैं अभी इन्होंने क्या लिखा है। अब अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अगेन कोटेशन से स्टार्ट किया गया है, जो कि जिना ऑफ पाकिस्तान में बताया था स्टानले वॉलपॉट ने। अब इसके अंदर उन्होंने मेंशन करना चाहिए था कि नेम क्या है ऑथर का। विदाउट दैट हेडिंग जो कोटेशन का फायदा नहीं होता। अब कायदा था मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ फादर पाकिस्तान इमर्ज एज अ सिस्टमैटिक लीडरशिप व्हाट एवर। अब टुमल्टुअस पीरियड ऑफ 1937 और 47 का इन्होंने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल एक्यूमेन ऑफ जिन्ना ड्यूरिंग द क्राइसिस रीडन डेकेड। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया रिवाइटलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम लीग की रिवाइटलाइजेशन के बारे में बताया। आर्टिकुलेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी के बारे में बताया। अब ये बेसिकली उनको साथ साथ इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिंक अप करना चाहिए एक इवेंट, रिवाइटलाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग आफ्टर 1937 कांग्रेस मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे आप बेसिकली एक उनका जो करेक्टरिस्टिक है वो बताएंगे और साथ उसको लिंक करेंगे किसी भी इवेंट के साथ। इस तरह आपके जो पैराग्राफ्स हैं और आपकी हेडिंग्स हैं वो बनती रहेंगी। तो ये पूरा आप इसमें जो है वो लिख सकते हैं। दैट्स हाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये चीजें आपने इस क्वेश्चन में देखी, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन था? एक आपका जो क्वेश्चन रह गया है, कांग्रेस वाला भी डिस्कस हो गया, कायदे आजम वाला भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन था कि फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान कौन से थे भाई इसके अंदर फैक्टर्स जिससे पाकिस्तान बना। अब ये दूसरा पेपर आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे अभी। दिस इज ऑल्सो अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने मिस्टेक्स की हैं। बैकग्राउंड लिख दिया, किसका बैकग्राउंड? ऑफ लिखना चाहिए था, और ताकि उसको मेंशन करते क्वेश्चन के साथ। हमेशा भूल नहीं सकते कि ये हेडिंग जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन के नीचे आ रही है तो एग्जामिनर नहीं सोचेगा। एग्जामिनर बिल्कुल सोचेगा। एक और चीज इसमें पेपर प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इन्होंने अच्छी की कि इन्होंने मार्कर्स यूज किए इन बिटवीन, और जो इनको लगा कि अच्छे कीवर्ड्स हैं पैराग्राफ के अंदर उनको हाईलाइट कर दिया। तो ये चीज आप भी करें और इस चीज से आपको फायदा भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज मुझे नजर नहीं आया, दैट्स व्हाई आई पुट क्वेश्चन मार्क है। व्हाई मुस्लिम लीग फेल्ड? अब अगेन दे द स्टूडेंट हैज डिफरेंशिएटेड द मेन हेडिंग्स विद द सब हेडिंग्स, बट ही शुड और शी शुड आल्सो हैव यूज्ड द नंबर्स विद द हेडिंग्स कि कौन सी नंबर पे चल रही। अब मैं आपको बता देता हूँ फैक्टर्स के बारे में, जो लास्ट क्वेश्चन था। आई विल शेयर दीज क्वेश्चन, ठीक है। जिसको आंसर में मसला है अपने, वो आइडियल जो अच्छे आंसर्स हैं उसके साथ कंपेयर कर सकता है। अच्छा, एक हमारे पास क्वेश्चन था द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मैं उस तरह वैसे डिस्कस कर देता हूँ। अब फैक्टर्स, क्वेश्चन क्या था? लेट मी ओपन द क्लासरूम एंड फाइंड द आंसर, फाइंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन था जी आपका कि एनालाइज द फैक्टर्स व्हिच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। यानी वो फैक्टर्स बताएं जिससे पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। द क्वेश्चन वाज एनालाइज द फैक्टर्स व्हिच
resulted in the formation of Pakistan। अब अगर मेरे जैसा स्टूडेंट हो कोई निकम्मा सा, तो उसको तो कोटेशन याद नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती। तो हम इंट्रोडक्शन बेसिकली इसकी एक रफ आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, कौन से फैक्टर्स आपके जहन में हो सकते हैं? एक आएंगे सबसे पहले रिलीजियस फैक्टर। ठीक है। अब रिलीजियस फैक्टर्स हेडिंग होगी पहली वाली, इसके अंदर सब हेडिंग्स आएंगी। कौन सी सब हेडिंग्स आएंगे रिलीजियस फैक्टर्स के अंदर? भाई टू नेशन थ्योरी है सबसे पहले। ठीक है, रोल ऑफ शाह वलीउल्लाह शेख मुजद्दद अली थानी, या आप इसमें लिख दें कि रोल ऑफ रिफॉर्मर्स। ठीक है, रिफॉर्मर्स ने भी तो काम किया ना, वो भी रिलीजियस फैक्टर में डाल दें। ठीक है, रिफॉर्मर्स आ गया। उसके बाद आप इसमें डाल दें कि जी आप रिलीजियस फैक्टर में और कौन था, कि द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड द कांग्रेस रूल एंड डिफिकल्टीज फेस बाय मुस्लिम एंड प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। ठीक है, ये सारा कुछ चार पांच चीजें जो आपको नजर आ रही हैं कि रिलीजियस फैक्टर्स बने, कि जी मुसलमानों ने कहा कि हमने अपना इस्लाम प्रैक्टिस करना है और उसको रोका रोका जा रहा है, तो एक वो फैक्टर बन जाएगा। दूसरा आपका आ जाएगा कि आपके कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स आ जाएगा। उसमें भी बैन ऑन अजान है फॉर एग्जांपल, यहाँ बैन ऑन काउ स्लॉटरिंग है, या इसके अलावा यहाँ पे उर्दू हिंदी तनाज़ा है। ठीक है, ये सारे कल्चरल फैक्टर्स में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप इसमें लिखेंगे कि एजुकेशनल फैक्टर्स। ठीक है, जिसके अंदर रोल ऑफ सैयद अहमद खान आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा कि पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, अब पॉलिटिकल फैक्टर्स काफी ज्यादा हैं। उसके अंदर क्या आ जाएगा? उसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा द इश्यू ऑफ कांग्रेस सुपीरियोरिटी, और क्या कहेंगे, कांग्रेस ओवरटेकिंग ऑफ मुस्लिम्स इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसके अंदर कांग्रेस आप मिनिस्ट्रीज डाल देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा द रोल ऑफ ब्रिटिश, द एंटी मुस्लिम रोल ऑफ ब्रिटिश आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चीजें इसमें पॉलिटिकल फैक्टर में डाल देंगे। फिर उसके बाद डाल देंगे पॉलिटिकल फैक्टर में द कंट्रीब्यूशन ऑफ AIML। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड AIML लीडरशिप। तो एक एक हेडिंग में, एक एक फैक्टर में तीन तीन चार चार आपके सब हेडिंग्स आ जाएंगे, और इस तरह आपका जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। जब इसकी आउटलाइन में बना लूंगा, तो मेरे जैसा जो नालायक स्टूडेंट है, वो इनको लिंक करके इंट्रोडक्शन के अंदर लिख देगा, और उसके बाद शुरू कर देगा हेडिंग्स डाल के सीधा आंसर लिखना। और अगर कोई कोटेशन याद आ गई तो मैं ऐड करता रहूंगा साथ साथ, अगर नहीं याद आई तो कोई मसला नहीं, हम अपनी बना लेंगे। अपनी तो कम बनाएंगे, लेकिन बस उसको कर लेंगे, और फिर एंड पे उसको कंक्लूड कर लेंगे। तो दैट्स ऑल, इस तरह हम इस क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं। अब ये मुझे जो चीज़ें हैं, तो मुझे आपके पेपर्स को डिस्कस करने के बाद मैंने आपको बताई, ताकि आपको एक आइडिया हो कि भाई ये चीज़ें मैं हवाओं में नहीं बता रहा, आप ही तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट की हुई हैं, और उनको बेहतर उनके नंबर्स भी आए हैं। तो दिस इज हाउ। ओ, अब मेरे ख्याल से स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही होगी। आई रोट दिस फोर क्वेश्चन एंड देन दीज फैक्टर्स आई मेंशनड हियर। तो इज इट क्लियर? चीजें समझ आ गई हैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड? और उसके बाद किस तरह अपने आंसर को आर्गुमेंट के साथ लेके जाना है, फैक्चुअल आर्गुमेंटेशन क्या होता है, पैराग्राफ लिखना किस तरह है, हेडिंग्स किस तरह बनानी है। ठीक है, वो भी मैंने आप सबको दिखा दिया पेपर में। हेडिंग्स के साथ साथ उसमें प्रेजेंटेशन किस तरह इम्प्रूव करनी है। तो ये वो चीजें हैं जो आपने अपने नेक्स्ट टेस्ट के अंदर करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, और मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ठीक है, अब इसमें काफी चीजें हैं जो मे भी स्किप हो गई हो, और वो आप अब अपने क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज मैंने इसमें से स्किप की है, या आपकी कोई क्वेरीज हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुई, यू कैन आस्क देम इन द क्वेश्चन। अब इसका दोबारा पहले क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक समराइज कर दूं आपको सारी चीजें, और समराइज इसको कर दूं तो आपको बताऊं कि सबसे पहली जो मेन चीज है, वो आपने डी कोड करना है, या आप लिख लें चीजें। डी कोड योर क्वेश्चन, उसके कितने पार्ट हैं। दूसरी चीज, आपने फोकस ऑन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। कोटेशन अगर आती है तो इसके अंदर कोटेशन को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड टू द
पॉइंट हेडिंग्स। अब ये हेडिंग्स एक और चीज मेरे माइंड में भी आई है कि नोट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। नोट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फ्रेजेस आपने लेके आना। अब ये तो पता ही है ना सबको, फ्रेजेस और सेंटेंस में क्या फर्क है, इंग्लिश का लेक्चर नहीं मैं दे रहा। अच्छा, उसके बाद चौथी चीज आपने क्या इसके अंदर करनी है, आपने फैक्चुअल आर्गुमेंटेशन इन पैराग्राफ। ठीक है, और द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एड कोट्स, references in paras, and if possible highlight them using marker, and then conclude it with a simple conclusion, nothing else. तो दिस इज हाउ एक आपका क्वेश्चन जो है आंसर हो जाता है। और इसके साथ मैंने प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल्स भी दे दी हैं। और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं नेक्स्ट पेपर में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस होंगे, उसको किस तरह करना है, उसकी कौन कौन सी चीजें होंगी, वो हम नेक्स्ट देखेंगे जब आप पेपर वो डिस्कस कर लेंगे। उनके लिए मतलब ये वो चीजें मोस्टली थी जो हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कोई कंटेम्प्रेरी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन में भी चीजें यही होंगी, लेकिन उसके अंदर एडिशनल चीजें क्या होंगी, एडिशनल उसके अंदर क्या होगा, आप उसके अंदर मैप बनाएं, ठीक है, आप उसके अंदर स्टैट्स ऐड कर दें, ठीक है, आप उसके अंदर चार्ट बना दें, आप उसके अंदर बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में बुलेट्स कई जगह ऐड कर लें, दो तीन, मतलब बुलेट्स आप कितने परसेंट ऐड कर लें, 20% आपकी बुलेट में भी आ जाए, 80% आपके जो है वो पैराज आ जाए। क्योंकि पाकिस्तान अफेयर का पेपर है, उसमें पैराग्राफ एग्जामिनर लाइक करता है, लेकिन बुलेट्स अगर आपको आती हैं, फॉर एग्जांपल हम बताएं कि वाई मुस्लिम लीग फेल्ड इन कांग्रेस, सॉरी इन 1937 इलेक्शन, तो दैट इज नॉट द मेन क्वेश्चन, ठीक है, उसने ये नहीं पूछा क्यों फेल हुई, वो तो एडिशनली क्रिटिकल एनालिसिस लिख रहे हैं, तो उसमें आप बुलेट बना के लिखते हैं। बजाय इसके अगर बुलेट्स आप इसमें बनाते हैं, फॉर एग्जांपल द ग्रीवेंसीज ऑन मुस्लिम, और उस पर बुलेट्स बना के लिखते हैं, तो दैट इज नॉट एडविजिबल, ठीक है, क्योंकि तब आपका वो मेन क्वेश्चन है, उसको उसने पूछा हुआ है, तो उस पर आप पैराग्राफ लिखें, थोड़ा सा कुछ जेनेरिक आ जाए, किसी के अंदर किसी रिपोर्ट का हवाला दे दें, किसी के अंदर कोई कोटेशन का हवाला दे दें, तो इस तरह आप वो फिल कर सकते हैं पैराग्राफ। तो ये चीजें हैं जो आपने अगले पेपर में अपने टेस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है, और कोशिश करनी है कि आप ये फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप जितनी मर्जी क्लासेस ले लें पेपर प्रेजेंटेशन पे, या जिस मर्जी एकेडमी से पेपर अपना चेक करवा लें, आपका आंसर जो आपके नंबर है ओवरऑल इम्प्रूव नहीं होंगे। अगर आप ये चीजें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, यू जस्ट नीड टू गिव 1 or 2 marks on any subject, and then you are good to appear in any exam। तो ये चीजें आपने बस अपने माइंड में बिठा लें कि चीजें स्मार्टली करनी है, और चीजों के पीछे पागल नहीं होना, चीजें समझनी है और फिर उनको इनकॉर्पोरेट करना है। इट इज अ स्किल, यू नीड टू बी स्किलफुल, you don't need to be simply a hard worker but a smart worker as well। अच्छा, किसी ने पूछा फैक्चुअल आर्गुमेंटेशन क्या होता है। फैक्चुअल आर्गुमेंटेशन मैंने जैसे पहले बताया, दो चीजें हैं, एक आप लिख सकते हैं जेनेरिक पैराग्राफ, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा थी, लोगों को पसीने आ रहे थे, लोग पानी पीते जा रहे थे, जस्ट एग्जाम्पल। आप दूसरी साइड पर लिखें भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, 48 डिग्री टेम्परेचर था, हीट वेव का अलर्ट जारी था बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, और लोग जो है वो हीट स्ट्रोक के काफी मरीज आ रहे थे और एडमिट हो रहे थे। तो देर इज अ डिफरेंस। एक जो मैंने पहले बताया वो जेनेरिक था, हर कोई ये लिखेगा। एक होता है फैक्चुअल, कुछ उसके अंदर आर्गुमेंटेशन डालें, कोई स्टैट डाल दें, कोई कोटेशन डाल दें, कोई चीज डाल दें। फॉर एग्जाम्पल अब एक हेडिंग आपको मैंने पाक स्टडीज से क्वेश्चन से बताता हूँ कि जी कांग्रेस ट्राई टू मैनिपुलेट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और डैमेज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब इसमें कोई स्टूडेंट ये लिख सकता है कि कांग्रेस यूज मेनी हीनियस पॉलिसीज अगेंस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, द लीडर्स वर कन्विक्टेड एंड दे वर सेंट टू जेल, ban were imposed on the imposition of their assemblies and etc etc। so this is very generic।
अब इसका फैक्चुअल बेस क्या हो सकता है कि कांग्रेस ने असम के अंदर जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई उसको हटाने की कोशिश की। ठीक है। मुसलमानों की लीडरशिप पे उनको जो था वो कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाने दी, और उनके साथ ये शर्त रखी कि भाई आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ दे और हमारे साथ जम हो जाए, तो फिर हम उसको जो है वो ऑप्शन देंगे गवर्नमेंट में आने का। तो ये होती है फैक्चुअल आर्गुमेंटेशन, लाइक कुछ कंक्रीट चीजें हो, मतलब खाली ये ना हो कि बस लिख आए हैं हेडिंग और कुछ भी नहीं लिखा पैराग्राफ में, चीजें आपने पैराग्राफ में ऐड करनी है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि नोट्स तो शॉर्ट बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में मटेरियल कैसे ऐड करेंगे। आप नोट शॉर्ट बना रहे हैं ना आप। फॉर एग्जांपल आपने लिखा नोट शॉर्ट बनाया, उसमें लिखा कांग्रेस एट्रोसिटीज का नोट बना रहे हैं आप। एट्रोसिटीज के नोट्स आपने बनाए और आपने उसमें लिख दिया कि बैन ऑन अजान, दैट्स फाइन। बैन ऑन अजान ठीक है। अब वर्दा मंदिर स्कीम आ गया। अब वर्दा मंदिर में आपको ये तो पता हो डॉक्टर जाहिद था जिसने उसको पेश किया, तो ये एक फैक्ट काफी है इसके साथ, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिया ना। अब उसमें लिख दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर जो है वो बैन लगा, जो चीजें, मतलब बैन से आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि यार अच्छा ये वो हेडिंग थी, आपको जेन में आ जाएगा। तो इसमें लिख दें कि कहाँ पे हुआ, असम के अंदर हुआ, एंड रिफ्यूजल इन कोलेशन गवर्नमेंट, ठीक है, इन कोलेशन। इसके अलावा कंडीशन टू मर्ज विद कांग्रेस, ठीक है। तो ये आपके शोर नोट्स के अंदर आ जाएगा ना। अब कितना कितनी जगह ली गई है। अब 4-5 पॉइंट्स में जो आपने फैक्ट डालना है उसको ब्रैकेट में आगे लिख दें और आपका जो है वो बन जाएगा। ये कोटेशन आप साइड पे लिख दें। कोटेशन क्या करें, एक टॉपिक से नीचे आपको कोटेशन 3-4 आती हैं, 3-4 एक ही लाइन में लिख दें, मतलब साथ साथ लिख दें। उसमें से 3 याद कर लें, कोई एक जगह फिट हो जाएगी, कोई दूसरी जगह, कोई तीसरी जगह। तो दैट्स हाउ वी डू इट। ओके। अब मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हैं सबकी। अब जिसके क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कर ले, क्योंकि आज हमने सिर्फ यही करना था क्लास डिस्कशन पेपर प्रेजेंटेशन पे। जी, वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम ईशम। समथिंग सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्टली थैंक यू सो मच इतना डिटेल से समझाने के लिए। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई पर्टिकुलर लेंथ होगी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की। किसकी? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की कोई लेंथ है? नहीं, लेंथ नहीं है, बस एक आपका एक हो जानी चाहिए, 5-6 सेंटेंसेस या 7-8 मैक्सिमम। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है, काइंडली इसको भी एड्रेस कर देंगे आप? जी जी, बताएं। सर एक्चुअली सर हमने पंजाबी आपका भी सब्जेक्ट होगा, तो सर उसके जो शेर होते हैं वो नोट्स मेकिंग के दरमियान में हमें याद करने चाहिए या बाद में याद करें? वो उसका अलग स्ट्रेटेजी है पंजाबी की पोइट्री याद करने का। वो मैंने बताया था, उसके निमोनिक्स बनाए और कुछ उसको बना के उसके सेपरेट नोट्स बनाए, जिसमें सिर्फ पोइट्री लिखे, एक एक पेज पे एक एक शायर की पोइट्री हो। सर अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले उसके सारा समझेंगे, नोट्स मेकिंग करेंगे, देन ही याद की तरफ जाएंगे ना। हम्म। ओके सर, थैंक यू सो मच। नोट्स बनाने के बाद ही जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद शहनीला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे 3 सवाल हैं। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर काफ़ी टीचर्स कहते हैं कि आप जो है ना वो कोड नहीं लिखा करें, मतलब जैसे इंट्रोडक्शन से पहले कुछ जो स्टूडेंट ने लिखा हुआ था, कुछ ने इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल के बाद में लिखा हुआ था। क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कराए, अगर आप किसी और का स्टांस दे रहे हैं, किसी और का रेफरेंस दे रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है। इसको सर क्लियर कीजिएगा। और सर सेकंड मेरा ये सवाल है कि जैसे कुछ टीचर्स ये भी रिकमेंड करते हैं कि आपने पैराग्राफ्स लंबे नहीं करने होते हैं, आप पैराग्राफ्स 2-3 लाइंस में उसकी फैक्ट्स के साथ लिख के फिर उसके अंदर कोई चार्ट्स वगैरह या कोई भी चीज हो वो पाई चार्ट में एक्सप्लेन करें। और सर मैक्सिमम कोटेशन कितनी होनी चाहिए, मतलब अभी तो जैसे मॉक हुआ है तो सिलेबस थोड़ा ही कवर हुआ था, अगर हम पूरा कवर करेंगे तो वो तो एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जैसे आपको याद नहीं रहते वैसे मैं भी सर भूल जाती हूँ।
तो वो कितनी मतलब मैक्सिमम कोटेशन होनी चाहिए एक सवाल के लिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए? जी सर। अच्छा जी। जी आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप कोटेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आती हो। टीचर्स शायद इसलिए कहते हो कि मैं भी इसके अंदर मिस्टेक कर देते हूँ कोटेशन लिखने में, लेकिन जी अगर सर। आपको आती है तो आप लिख दें। दूसरा, कितनी होनी चाहिए आंसर के अंदर कोटेशन? आपको जितनी याद हो सकती है आप लिख दें, लेकिन आप बैलेंस करना है। यानी अगर ये हिस्ट्री वाला, जैसे मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री के अंदर हम कोटेशन याद कर सकते हैं और यही हमें एडवांटेज देता है, तो आप कोटेशन उसके अंदर ऐड कर दें। और तीसरी चीज आपने क्या पूछी थी कि पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए? जी जी। अब एक दो लाइनों में तो कोई पैराग्राफ एक्सप्लेन तो नहीं होता ना। अब अगर पैराग्राफ आ रहा है तो एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन करें, 3 4 सेंटेंस होने चाहिए। और दूसरी जगह जो आपने बार चार्ट और स्मार्ट चार्ट वगैरह पूछे, तो वो हम कंटेम्प्रेरी टॉपिक के अंदर वो हम लिखेंगे। लेकिन जो हिस्ट्री बेस है, वो एग्जामिनर हिस्ट्री के साइड में उसको लिखना पसंद करेगा, वो मोस्टली पैराग्राफ होते हैं या उसमें बुलेट्स बना लें। चार्ट उसके अंदर बनते ही नहीं है, कैसे चार्ट बन जाएंगे उसके अंदर? सर मतलब कोई भी ऐसी पॉइंट है तो उसको एरोज लगाकर ऐसे मतलब एक्सप्लेन करे ताकि एग्जामिनर को फैसिलिटेट। हाँ, पॉइंट की जी जी। फॉर्म। अगर आपके पास पॉइंट सिर्फ लिखने वाले हैं और उसमें आपको लगता है एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो वो बुलेट्स जी रोमन में 1 2 3 लिख के आप कर दें, बजाय उसके कि स्मार्ट चार्ट बनाए, कुछ स्टार लगाएं उसके साथ, इस तरह करें। वो अच्छा जी। नहीं लगता। रोमन्स में लिखते हैं या 1 2 3 ABCD में लिखते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ लिखने की जरूरत है, तो पैराग्राफ उस पर पूरा डिटेल ही आएगा। जी एक दो सर। जी सर। लाइनों में तो पैराग्राफ नहीं आता कोई भी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। लेंथ आंसर की सेम ही होनी चाहिए, 6 7 पेज या मैक्सिमम 8 पेज, इससे ज्यादा तो जरूरत ही नहीं है। आप सबके क्वेश्चंस आंसर्स मैं अभी आपकी क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा। जो ईमेल वाले हैं, या 3 4 और जो रह जाएंगे, वो कल तक ईमेल वालों के भी हो जाएंगे। डोंट वरी। अच्छा, ऐसे आउटलाइन अभी हम पाकिस्तान अफेयर्स कर रहे हैं। ऐसे आउटलाइन डिफरेंस है उसमें, हम ऐसे के ऊपर सेपरेट क्लास में करूंगा आप लोगों के साथ, एंगेज करेंगे इसमें। तो ऐसे के उसमें पूछेगा, आज ऐसे का नहीं। उसमें मैं मूड में नहीं हूँ ऐसे में, बड़ी लंबी डिटेल लग जाएगी। अच्छा, इसके बाद वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम हादी। अस्सलाम सर। सर मैंने आपसे ये वालेकुम। क्वेश्चन करना था। सर ये जो कोटेशन वगैरह हैं इनको हम इनडायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम अगर कायदे आजम की कोई बात बताना चाहें, बस उस नाम को हाईलाइट करके, क्योंकि एग्जैक्ट कोटेशन याद नहीं कर होते ना सकते हैं, किसी। बिल्कुल कर सकते हैं। और सर सेकेंडली, ये मैंने भी ये टेस्ट दिया था ना आपको, तो मैं 2 घंटे में 2 क्वेश्चन कर सका था। तो सर काइंडली थोड़े ट्रिक्स बता दें टाइम को कैसे मैनेज करना है, मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। हाँ, टाइम मैनेज वाली चीजें रह गई, एक चीज तो मैंने आपको बताया नहीं पेपर में। टाइम कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए आप प्रैक्टिस किया करें डेली। 10 मिनट की प्रैक्टिस करें पैराग्राफ लिखने की। यस।
अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। वालेकुम सलाम। सर मेरा सर आपसे क्वेश्चन था सर कि जी सर जी, आई कैन हियर यू। ओके सर। सर मेरा आपसे सर एक क्वेश्चन था सर। अभी सर आपने एक क्वेश्चन दिखाया था सर के एनालिसिस ऑफ क्रिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सर 1937 से 47 तक सर। तो सर उनका सर जो 1937 से जो सर पहले का रूल था वो भी सर हम मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। नहीं नहीं, अच्छा सर। वो इरेलीवेंट हो जाएगा, जरूरत नहीं है। ठीक है सर। और सर एक और सर क्वेश्चन है सर कि सर अभी सर मैंने जो पेपर्स देखे सर उनमें सर ये था कि कुछ स्टूडेंट्स ने सर पहले बैकग्राउंड लिखा है फिर सर इंट्रोडक्शन लिखा है, और कुछ में सर पहले इंट्रोडक्शन लिखा है उन्होंने फिर बैकग्राउंड लिखा है। तो ये भी सर काइंडली बता दें कि सर कौन किस क्या सीक्वेंस होना नहीं, चाहिए सर। बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आप बस इंट्रोडक्शन लिखे, अगर देख पूछा हुआ है तो आप लिखते, नहीं पूछा हुआ तो आप ना लिखें। ओके सर, थैंक यू सर। मतलब अगर पूछा हुआ है तो आप लिखते हैं, नहीं पूछा हुआ तो नहीं लिखना बैकग्राउंड, क्योंकि जरूरत नहीं होगी ना। हिस्ट्री वाले क्वेश्चन दैट्स फाइन, लेकिन बाकी कंटेम्प्रेरी में तो जरूरत होनी नहीं है उसकी। जी उसामा। अ- अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन था। एक्चुअली मेरा लास्ट में इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था। तो सर मैंने ये पूछना था कि मैंने सर जीएससी की भी मतलब प्रिपरेशन उसके अंदर भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, और मैंने सर इसके भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, लेकिन सर मैं भी दो पैसे नहीं कर पाया हूँ। तो ये काइंडली थोड़ा सा मुझे दोबारा एक ब्रीफ कर देंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस इशू को। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मैं बता रहा था जब कॉल आ गई थी, जी इसमें मैं सर। आपको बता रहा था कि आप लोगों ने 10 मिनट्स में कोई राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मतलब टाइमर लगा के आपने लिखने की कोशिश करनी है चीज़ें, और उसमें आपने देखना है कि आप कितना उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उससे आपकी चीज़ें इंप्रूव होंगी कि कितना आप उसमें जल्दी लिख सकते हैं। 10 मिनट्स में एक पॉइंट के ऊपर पूरा कंप्लीट आंसर लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो these things will actually improve your writing speed। ठीक है, ओके। नाउ एनी अदर, क्योंकि यही मैं चीज करता था, प्रैक्टिस करता था। ये उसामा। जी सर, ये तो एक हो गया। काइंडली तो सर ये भी बता दीजिएगा कि जैसे आपने बताया कि 7 से 8 पेजेस में होना चाहिए, तो इसके अंदर हम्म। सर अक्सर ऐसे होता है कि बाज दफा फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ हमने याद किए होते हैं वो भूल भी जाते हैं। तो सर उस पैराग्राफ को हम कैसे हैंडल करेंगे? समटाइम अगर किसी हम भूल भी जाते हैं किसी पैराग्राफ को, तो ये भी थोड़ा सा हो इसका जाए। सेकंड फैक्ट सर बुक ये भी बनाए ना काइंडली आप, बता दीजिए। जी सर। पेपर से पहले फैक्ट बुक बनाएं और उसको कोशिश करें याद करने की, अपने फैक्ट्स को। जी सर। और सर मैंने कई दफा ये भी सुना है कि समटाइम वो कहते हैं कि 7 से 8 पेजेस लिमिट एक्सीड कर जाती है। तो अगर आप कोशिश करें कि 6 पेजेस लिखें, लेकिन अच्छा लिखें, या 5 से 6 पेजेस, तो ये सर क्या ठीक है बात सर? मतलब सही लिखे और हम 5 से 6 पेजेस में टाइम पूरा करें अपना। जी जी, अगर आपकी स्पीड मैनेज नहीं हो रही तो सारे क्वेश्चंस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें। 5 to 6 पेज वुड बी इनफ अगर आपकी स्पीड मैनेज नहीं हो रही तो। बट ट्राई टू इम्प्रूव योर स्पीड, और वो पॉसिबल है, कर सकते हैं। इट्स नॉट अ टास्क पॉसिबल नहीं है। जी राइट सर। थैंक यू सर। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल हम नेक्स्ट लेक्चर अपना करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक में हमारी क्लासेस कंप्लीट होंगी बाकी टॉपिक्स में। जी, आप बताएं। शबी शबीहा, आप और म्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन है, सर जो जी आपने बताएं। हमें बुक्स रिकमेंड की थी, लाइक ट्रैक टू पाकिस्तान और डिफरेंट जिस तरह हम्म की हिस्ट्री की बुक्स होती हैं, सर मैं हम्म। अभी आपके सिर्फ लेक्चर्स ले रहा हूँ, और जो आपके नोट्स हैं उधर ही से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर फर्स्ट थिंग, जो बुक्स हैं उनको इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत है? हेलो। तो पढ़ लें, टाइम नहीं है तो ना पढ़ें। अगर आपके पास अच्छा। टाइम है तो आप जी पढ़ सर। लें,
अगर टाइम मैनेज नहीं होता तो देख लें, अगर नहीं अच्छा करेंगे तो सर, आपको फिर। सेकंड क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम डिफरेंट पैराग्राफ्स में हम रेफरेंस देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक टॉपिक पे कि इस ऑथर का हम हवाला देते होते हैं कि इसने ये बात की थी, जो हम रेफरेंस ठीक देते है। हैं। तो सर उस वो रेफरेंस के लिए हम हमें फिर ये कंपलसरी है कि हमने वो सारी बुक्स पढ़नी है? रेफरेंस के लिए नहीं, नहीं लाजमी नहीं है। आप जी उसमें से सर। सिर्फ वही रेफरेंस चीजें देख के पढ़ सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। So I think that's all for today, and we'll see you tomorrow. Allah Hafiz.